नमस्कार, अहमद इंडिया के चर्चाए मुद्दा हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतन से। हमारे इस आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2020। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को हुई है और इस वोटिंग के चरण में यानी कि इस पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत भी तय होगी। और ये बिहार चुनाव बेहद खास है। क्यों खास है, क्या कुछ आंकड़े हैं, क्या कुछ यहाँ पर राजनीति है और कौन कौन इस राजनीति में शामिल है, कौन पर्दे के आगे, कौन पर्दे के पीछे, इस सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोनों मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के पत्रकारिता के विशेष और बड़े चेहरे राजीव तिवारी सर। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने वक्त निकाला इस चर्चा में शामिल। और हमारे साथ अहमद इंडिया के संपादक पुलकित शर्मा जी भी मौजूद हैं। पुलकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। राजीव सर, पहला सवाल आपसे। जीडीपी -23.9%, कोरोना, बेरोजगारी, चाइना का मुद्दा, सब कुछ है और पहला चुनाव बिहार का, पहला चरण 71 सीटें, क्या तस्वीर नजर आती है? वक्त आपका है। देखिए, जिस तरीके से अभी तक चल रहा है सब कुछ, तो उसमें कहीं ना कहीं जो रोलिंग बीजेपी और नीतीश की जो जेडीयू पार्टी है वो कहीं बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक का सीन देखने में आया है, और ये जो पहला चरण है ये लालू यादव की पार्टी जनता दल यूनाइट, ये राजद जो है, हाँ आरजेडी, उसका गढ़ है। यादवों का इस पूरी 71 सीटों में से ज्यादातर पर वर्चस्व है। पिछले चुनाव में भी 25 सीटें इन 71 में से यादव आरजेडी ने जीती थी। जेडीयू को मात्र इसमें से 21 सीटें मिली थी और 14 बीजेपी को थी। और नीतीश कुमार जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, कुर्मी, उसको सिर्फ 3 सीटें मिली थी इससे। और ये यादव और इस पूरी सीटों को जो है SC ST के जो मतदाता हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के, वो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अगर राजद ने इस बार तेजस्वी यादव, जो कि आज इसके नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं महागठबंधन के, और कांग्रेस ये अनुसूचित जाति जनजाति को अपने साथ लाने में सफल हो गए, तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये जो पूरे चुनाव का, जिसमें कि नई सरकार कौन गठन करेगा। जहां तक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का है, इन 71 सीटों पर उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी राजीव सर आपने हमारे साथ साझा की है। क्या कुछ स्थिति इन 71 सीटों पर है, कौन 2015 के आंकड़ों में दमदार नजर आता है, वो तस्वीर राजीव सर ने आपके सामने बिल्कुल साफ कर दी। पुलकित जी, जी सर आप अपनी बात करें। और जो अभी मुद्दे चल रहे हैं, जैसे नोटबंदी के बाद से कोरोना आ गया, जीडीपी वाला था, उसमें व्यापारी वर्ग त्रस्त था, फिर ये कोरोना आ गया। कोरोना के अंदर ज्यादातर जो माइग्रेट किए थे लोग, मजदूर लोगों ने जो पलायन किया था बड़े शहरों महानगरों से, उसमें ज्यादातर इन्हीं क्षेत्रों के लोग थे, क्योंकि यहाँ बाढ़ का बड़ा असर रहता है, जो ये 16 जिले हैं इनमें, और यहीं से सबसे ज्यादा हर साल लाखों की संख्या में बिहारी लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर बड़े शहरों में जाते हैं। और वही मजदूर लोग वापस बिहार आए थे, तो उन्होंने जो कष्ट झेले हैं वो इसमें असर दिखाएंगे। बिल्कुल राजीव सर, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ अहम मुद्दे पहले चरण के, दूसरे और तीसरे और पूरे चुनाव में रहने वाले हैं, जिन पर राजनीति हर पार्टी खेलेगी और जातिगत वोट बैंक को भी साधने की कोशिश करेगी। पुलकित जी, अगला सवाल आपसे। इस पहले चरण में जो बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, इसकी अग्नि परीक्षा है, चौथी बार वो जनता के सामने है। अपने इस गठबंधन को लेकर के उनके 7 मंत्रियों की किस्मत इस वक्त दांव पर लगी हुई है, जिनमें से जेडीयू के कोटे से 4 मंत्री हैं और बीजेपी के कोटे से 3 मंत्री हैं। तो पहले चरण से ही एक तरीके से तीखे हमले, तीखी बयानबाजी तो शुरू हो गई है, लेकिन साथ में यहाँ दिक्कत
सभी के लिए इसलिए हो गई क्योंकि आधी से ज्यादा सीटों पर बागी भी हो गए, और सबसे ज्यादा बागी बीजेपी और जेडीयू के ही हैं। उसके बाद जाकर के आरजेडी और कांग्रेस के लोगों का नंबर आता है। तो क्या पहले चरण में जेडीयू और बीजेपी के लिए दिक्कत बढ़ने वाली है इन बागियों से? चेतन, जैसे कि आपको पता है कि और हम सबको पता है कि बीजेपी में काफी ज्यादा अब जेडीयू के साथ में एलजेपी, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि एलजेपी निकल गई है, ठीक है। राजीव सर ने बताया कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जेडीयू और यानी बीजेपी का जो पूरा और हम का जो गठबंधन है यानी कि एनडीए है, उसको फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस से। यानी कांग्रेस उनका वोट काटने, हाँ एलजेपी जरूर वोट काट सकती है, कांग्रेस तो वोट काटेगी, लेकिन यहाँ आरजेडी और सीधा टक्कर होगी जेडीयू के अंदर। अब 4 मंत्री जेडीयू के, साख बचाना ही काफी होगा इस समय। अगर पहले ही के अंदर अगर 4 में से 2 मंत्री भी अगर गलती से भी हार गए जेडीयू के, तो ये समझ लीजिए कि सब कुछ खेल पलटता चला जाएगा। यानी कि 3 जो चरण होंगे उनके अंदर जीत की संभावनाएं और ज्यादा कम होने की चांसेस हो जाएंगे। उनके जो मंत्री हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके लिए भी परेशानियां हो जाएंगी। जी बिल्कुल, दर्शकों को बता दें जो 71 सीटें हैं ये बिहार के कुल 16 जिलों की सीटें हैं, और इनमें से 13 सीटें एसटी एससी के लिए रिजर्व है। क्या कुछ स्थिति थी वो तो आपको बता दी राजीव सर ने कि कौन भारी है यहाँ पर, क्या तो है वो तो दबा है, उनकी सीटें भी ज्यादा हैं। उसके बाद कहीं जाकर के राजपूत, कुनिहार, कुशवाहा, उसके बाद कहीं जाकर के कुर्मियों का नंबर आता है। राजीव, बात कर लें जो पहले चरण में जो मुद्दे हैं वो आपको क्या कुछ नजर आते हैं? जो मुद्दे मुझे नजर आ रहे हैं वो बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने रख देता हूँ, और आप जो ऐड करना चाहें वो आप जरूर करिएगा। विपक्ष पूरी तरीके से पहले चरण में बेरोजगारी और कोरोना के प्रबंधन को लेकर के इस सरकार पर हावी है। साथ ही जेडीयू का जो स्थानीय नेतृत्व रहा, चाहे वो वापस मजदूर को बुलाने को लेकर के रहा हो, या बाढ़ में जो स्थिति थी, जो भयावह स्थिति नजर आई, उसमें जो कुप्रबंधन सामने नजर आया, उसको लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। जेडीयू प्लस बीजेपी विकास की बात कर रहे हैं और ज्यादातर केंद्र की योजनाओं को गिनाया जा रहा है, और उसमें भी खास तौर पर ध्रुवीकरण को बहुत महीन तरीके से साधने की कोशिश बीजेपी और जेडीयू कर रही है। चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सीएए का बिल का हो। कैसे देखते हैं, और क्या कुछ मुद्दे आपको नजर आते हैं राजीव सर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहेगा लोगों की रोजी रोटी जी, क्योंकि नोटबंदी के समय से अभी तक लगातार वहां पे कोई नए रोजगार डेवलप नहीं हुए। जो लोग वहां से रोजगार की तलाश में महानगरों को गए थे, उसमें से भी ज्यादातर लोग लौट चुके हैं। उनका भी कोई ख्याल नहीं किया गया। वो जो पूरा प्रबंधन था उसमें नीतीश सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और इसके बाद जो बाढ़ आई, उसके बाद लोग वापस वहां से काम की तलाश में महानगरों की तरफ लौटे हैं, लेकिन वहां अब काम नहीं है। अभी तक पूरी इंडस्ट्रीज और जो दूसरे निर्माण के काम हैं, ये सारे रियल एस्टेट का काम है, ये ज्यादातर मजदूर वहीं लगे हैं। रेलवे लाइंस के काम हैं, तो बिहार उड़ीसा के मजदूर वहीं ज्यादा काम करते हैं। तो वो अभी इंडस्ट्रीज सारी बंद है, तो उनको ना तो अपने घर पे काम मिल रहा है, ना अपने रोजगार के स्थल पे काम मिल रहा है। तो वो दोनों असमंजस की स्थिति में है। इधर परिवार भूखा है, उधर खुद भूखे हैं। तो ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी एक चीज होगी। हालांकि बीजेपी 370 राम मंदिर इस मुद्दे के साथ ही साथ अभी जो कश्मीर में ये आपकी मुफ्ती, हाँ, जो मुख्य महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को जो इन्होंने रिहा किया है बिहार के चुनाव के मौके पर, और वो वापस से जो गुपकार एक एजेंडा सामने आया है वहां से कि 370 के लिए वापस संघर्ष करेंगे, ये करेंगे, तो ये बिहार में भी वोट के डिवीजन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसमें भी पोलराइजेशन हो सकता है कि कुछ ना कुछ, अभी तो 28 अक्टूबर में काफी समय पड़ा हुआ है। आपको ध्यान हो, पिछले चुनावों में भी जब चुनाव से कोई 15-20 दिन पहले ही कुछ ना कुछ ऐसी तरीके की चीजें होती हैं जिससे कि जो ध्रुवीकरण है वोटों का वो एकदम से हो जाता है, और किसी ना किसी एक पार्टी को, आप भी समझते हैं, बड़ा फायदा हो जाता है।
तो ये अभी जी। सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है उसके अंदर अभी नीतीश कुमार, क्योंकि ये जो 13 सीटें आपने बताई कि SC ST के लिए रिजर्व हैं, उसमें जी। जो LJP के अगर वहां पे खड़े हो गए उम्मीदवार, जैसा कि चिराग पासवान ने कहा भी है कि हम सारी सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे ज्यादातर, तो वहां पर वाकई ये वोट कटवा पार्टी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी और JDU इन दोनों के बड़ी संख्या में वोट ये काटेगी और उसका बड़ा फायदा होगा राजद और कांग्रेस को। बिल्कुल सही। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक पंडित अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं पुलकित जी की क्यों अलग हुए आखिर चिराग को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, सब कुछ अच्छा भला चल रहा सर। केंद्र में चेतन जी के पिता एक बड़ा चेहरा थे NDA की सरकार का, लेकिन क्या दबी जवान सही इसमें थ्योरी ये चलती है कि चिराग पासवान के पीछे का जो खेल खेला जा रहा है उसके अंदर नीतीश कुमार के पूर्व साथी और JDU के किसी वक्त नंबर 2 रहे नेता और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के बड़े मास्टर प्रशांत किशोर हैं। क्या ये थ्योरी आपको पच रही है? अगर है तो रीजन क्या है? चेतन जी देखिए क्या होता है, जहां आग होती है, जहां धुआं होता है आग वहीं होती है, बिना धुआं नहीं उठ सकता। तो कोई ना कोई के पीछे होगा ही होगा जो व्यक्ति अपना दिमाग लगा रहा है। और प्रशांत किशोर इतने समय से उनका कोई बयान नहीं आया है किसी भी प्रकार का, ना उन्होंने किसी की खिलाफत की है ना किसी की पैरवी की है। तो ऐसे में, और दूसरी चीज उनकी बीजेपी, जब बीजेपी की अगर हम बात करें तो पूरी स्ट्रैटेजी PM मोदी की उन्होंने बनाई, कैसे प्रचार करना है नहीं करना है, क्या प्लस रहेंगे क्या माइनस रहेंगे, सबको लेकर के वो चले। नीतीश कुमार की बात करें तो पिछली बार जब नीतीश कुमार की सरकार बनी उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। योगी सरकार जो उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अब की अगर हम बात करें तो 2019 में जो चुनाव हुए दिल्ली विधानसभा के, उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो अब कहीं ना कहीं ये आप मान लीजिए कि चिराग पासवान इतने बड़े नेता नहीं है, इतना बड़ा नाम नहीं है जितने उनके पिता थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो उनको पुश किए जा रहा है कि मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी दूंगा, मैं आपका चाणक्य बनूंगा, आप मेरे चंद्रगुप्त बनिए। तो वो प्रशांत किशोर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ये थ्योरी पूरी तरीके से पच रही है। बाकी राजीव सर बता पाएंगे सही तरीके की थ्योरी सही है या नहीं। राजीव सर, नहीं, आपका कहना ठीक, अपने आप को हनुमान बता रहे हैं PM मोदी का, लेकिन अगर हनुमान है तो वही जो बीजेपी के नेता है सुशील मोदी, वो उनको बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। बिल्कुल सही जी। तो चिराग पासवान के मन में, जैसे कि रामविलास पासवान अवसरवादी थे जी, लगभग उसी ट्रैक के ऊपर चिराग पासवान जा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अगर मेरी एक ऐसी सीट आ गई जिसमें मैं बार्गेनिंग करने के उस पे रहूंगा, तो मेरे पास दोनों हाथों में लड्डू होंगे, मैं भाजपा से भी कर लूंगा और इधर अगर कांग्रेस राजद से भी राजद और कांग्रेस के गठबंधन से भी मेरी बात बनी, तो मैं दोनों जगह ही कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद तो ले ही उड़ूंगा। मतलब तो पापा की उन्होंने पूरी चीजें सीख ली है, सारी राजनीति उन्होंने वहीं से पूरा उन्होंने। अच्छा, फिल्म लाइन में वो रही हैं तो एक्टिंग उनको थोड़ी बहुत आती है करनी, तो वो भी है। और साथ में अवसरवादिता जो वाली बात है, वो अवसरवादी एक नंबर है। तो वो दोनों हाथ में, इसीलिए वो ना तो मोदी जी को पिता समान कह रहे हैं और बीजेपी के जो स्थानीय नेता है उनको हड़का रहे हैं। तो उनका सीधा यह है कि मैं इतनी एक रीजनेबल सीटें लेके अगर आ गया कि मैं दोनों तरफ बार्गेनिंग की स्थिति में रहा, तो बोले मैं कहीं भी, और ये तय है कि इस बार भी वहां पे हंग असेंबली आएगी, त्रिशंकु असेंबली आने वाली है। और वहां पे जो सत्ता का गठजोड़ है वो आप देखिएगा कि 10 तारीख को शायद रिजल्ट आएंगे, 10 नवंबर को। उसके बाद ये सारी जो है, और दिवाली के भी 5-7 दिन बाद वहां जाके सरकार का गठन होगा, ये आप निश्चित मान के चलिए। बिल्कुल, लेकिन एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज राजीव सर, और वो ये कि जिस तरीके के मुद्दे पिछले कुछ वक्त में हावी रहे, चाहे वो सुशांत की मौत को लेकर के रहा हो, जिस तरीके से बीजेपी ने उसको उठाने की कोशिश की, अब वो पूरी तरीके से परिदृश्य से बाहर है। क्या इस तरह की चीजों के जरिए
बीजेपी को वाकई में वोट बैंक में फायदा होगा, या जनता अब इन चीजों को समझ रही है और कहीं ना कहीं अब जब वो मूर्त रूप में वोट गिरेंगे तो फिर तस्वीर कुछ दूसरी ही नजर आने वाली है। देखिए, इस पूरे प्रकरण, सुशांत प्रकरण में बीजेपी को नुकसान होना तय है कि जिस तरीके से डीजीपी जो कि इस पूरे मामले को देख रहे थे, उसमें फुल इन्वॉल्व थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और वो ये अपने रिटायरमेंट के तत्काल बाद उनका राजनीति में प्रवेश करना और उनको टिकट के लिए दौड़ लगाना और जो उनके बयान आए बाद में, के मन में ये क्लियर हो गया कि ये सारा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था जी। और जो फिर बाद में एम्स की रिपोर्ट आई कि हत्या नहीं आत्महत्या थी। सीबीआई के पास आज 2 महीने में कोई चीज हाथ में नहीं लगी। सारे मामले अलग अलग तरीके से महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश हुई, उसमें सफलता नहीं मिली। फिर ड्रग एंगल आया, ड्रग एंगल में भी अब वो पीछे हटते दिख रहे हैं। आज ही के अखबारों में मैंने पढ़ा कि अब तो कंगना रनौत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी होगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बीजेपी को नुकसान हुआ है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि अगले 15 दिन जो है वो क्रूशियल है, उसमें अगर कोई नया मुद्दा उठता है तो वो जरूर कहीं ना कहीं चीजों को बदल सकता है। वरना आज की तारीख में अगर देखें तो पिछली बार से भाजपा जदयू गठबंधन को कम सीटें आती दिखाई दे। बिल्कुल, और उसके पीछे कई कारण भी हैं। बिल्कुल, कारण स्पष्ट है। क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, लोगों के पास में किसी तरीके के ऐसी कोई विकास के काम नहीं हुए हैं प्रदेश के अंदर। सर बात काटना चाह रहा हूँ सर। अभी बात सही यही भी है ना कि कोरोना ने पूरा समीकरण बदल दिया है। बिहार विधानसभा समीकरण की बात करें तो पूरा जो कोरोना काल आया है उसने पूरा समीकरण बदल दिया। अगर शायद कोरोना काल नहीं आता तो समीकरण कुछ अलग होते तब, क्योंकि ये भी कह भी सकते थे कि हाँ। देखिए, एनडीए की सफलता का सबसे बड़ा राज उसकी पब्लिक मीटिंग्स होती थी, जिसके अंदर मोदी जी भाषण करते थे, अमित शाह जी भाषण करते थे और इनके दूसरे योगी वगैरह जिस तरीके से फायर ब्रांड वो स्पीचेस करते थे, उससे बहुत कुछ माहौल बदलता था। और इस बार वो कुछ भी नहीं है। इस बार वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही बात। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि ये लोग राजीव सर, अब वक्त बहुत कम है और हम थोड़ा सा अब रैपिड फायर तरीके से यहाँ सवाल और जवाब लेने की और देने की कोशिश करेंगे कि फटाफट से चीजें और दर्शकों तक पहुंच जाए। लालू यादव के बिना पहला इलेक्शन आरजेडी का तेजस्वी की अग्नि परीक्षा है, सफल हो पाएंगे? क्या लगता है? तेज प्रताप की क्या भूमिका देखते हैं? क्विक रिएक्शन। देखिए, तेजस्वी का जहां तक सवाल है वो बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और हो सकता है कि इस चुनाव में वो पहले से बेहतर प्रदर्शन कर पाए, जबकि तेज प्रताप वापस वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उनका कोई प्रभाव इसमें दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, वो वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं किंग मेकर बनूंगा और अपने भाई को जरूर सत्ता के शीर्ष पर बिठाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो खुद बिठाने की स्थिति में नहीं है, वो तेजस्वी अपने दम पर बैठेंगे। अगर बैठेंगे तो तेज प्रताप का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। पुलकित जी, अगर बीजेपी की बात करें और एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आ गई, अमित शाह भले ही कह रहे हो, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कल ज्यादा आ जाए लेकिन सीएम के टिकट के लिए नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन अब ये सबको मालूम है कि वो हालात अब यहाँ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की 2017 के बाद में परिस्थिति बनी है बिहार में, पहले आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन, फिर नीतीश वहां से बीजेपी के पास आ गए, 2014 में उन्होंने पद छोड़ दिया ऐसी बीजेपी के लिए। बहुत कुछ अब बदलने वाला है। क्या वाकई में बीजेपी के लिए मौका है पहली बार छोटे भाई से बड़ा भाई बनने की? 100 वो कर पाएगी, वाकई में कर पाएगी? बिल्कुल 110%। मैं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि जेडीयू के से अगर ज्यादा बीजेपी की सीटें आती हैं तो भी बीजेपी की मतलब का जो नेता जो होंगे वो होंगे नीतीश कुमार जी। लेकिन मैं नहीं मान सकता कि अपने बातों पे, अपने दावों पे, अपने वादों पर खरे उतरेंगे। तो अमित शाह जी
प्योर बिजनेसमैन है, तो वो नफे नुकसान किए कोई भी काम नहीं करेंगे। अभी उनको पता है कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो अगर हम कोई भी कुछ भी बयान जारी करते हैं तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है वोटिंग के ऊपर, ठीक है। और क्योंकि एलजेपी पहले अलग हो चुकी है तो थोड़ा बहुत वो वोट को कोशिश करेगी इस कारण से, तो इसलिए उन्होंने कल ये बयान दे दिया कि नीतीश कुमार जी अगर सीटें आई ज्यादा तो ये तो नीतीश कुमार जी को भी अपने अंदर पता है कि फिर इसके बाद ये बार्गेनिंग की जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं कि उनको सुशील बना दिया जाए मुख्यमंत्री, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जदयू से ज्यादा सीट जीतने के बाद बार्गेन करेगी। ठीक है राजीव सर, अगला सवाल आपसे, इसके बाद दूसरा चरण होगा, लेकिन पहले चरण की वोटिंग और वोटिंग का परसेंटेज बेहद महत्वपूर्ण होगा और जो बहुत बड़े स्तर पर दूसरे चरण को प्रभावित भी करेगा, तीसरे चरण को भी प्रभावित करेगा। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। कांग्रेस क्यों आप किस रूप में देख रहे हैं? आरजेडी की ये कह सकते हैं उसकी उंगली पकड़कर वो वहां चल रही है, एक तरीके से कह सकते हैं शायद रैंक भी रही है, वो कुछ बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है, जो मिल जा रहा है उसे ले लो और जिंदा रहो। क्या अभी कांग्रेस की यही स्थिति है? बिल्कुल कांग्रेस की यही स्थिति है। कांग्रेस की जैसे पहले जो 71 जो पहले चरण के हो रहे हैं, इसमें पहले 8 ही सीटें थी इनके पास, ये कोशिश करेंगे कि वापस 8 सीटें आ जाए, 10 हो जाए, इससे ज्यादा इनका कुछ वहां पे वो नहीं है। कोई टारगेट नहीं, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं है इनका। इनको ये अपनी पुरानी स्थिति बहाल कर ले तो यही बहुत है इनके लिए। बस ये इसमें रहेंगे कि ये कैसे ना कैसे बीजेपी और जेडीयू को नुकसान पहुंचाएं, उसके लिए वो चाहे से हो सकता है भीतर ही भीतर इसको चिराग पासवान को भी मदद कर। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान को मदद भी कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो नतीजे आएंगे तभी राजीव सर तय हो पाएगा, क्योंकि चिराग किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये सब कयास है। असल में जब नतीजे आ जाएंगे उस पर उसके बाद ही तय हो पाएगा कि वाकई में चिराग पासवान ने किसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसमें बेहद महत्वपूर्ण एक और चीज है, और वो ये कि अब यहाँ वर्चुअल रैली ज्यादा है, बहुत मैन टू मैन यहाँ पर डील नहीं हो पा रही है किसी भी पार्टी की और किसी भी बड़े नेता की। क्या इनका असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ेगा। साइकोलॉजिकल मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ राजीव सर, बहुत छोटा जवाब। देखिए कोई भी केंद्रीय नेता वहां पे अभी रैली मीटिंग नहीं कर पा रहा है, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है उनकी, जबकि वहां के जो लोकल नेता हैं, आपने देखा होगा तेजस्वी यादव है या नीतीश कुमार है या सुशील मोदी है, कांग्रेस के नेता हैं, ये लोग खुद अपनी रैलियां कर रहे हैं, वहां पे मीटिंग्स कर रहे हैं। तो केंद्रीय नेताओं का, और वो भी करिश्माई नेता जो मोदी और शाह की जो मीटिंग्स होती हैं, या आपके योगी जी जाते हैं वहां पे मीटिंग करने, तो उसका जो यूपी से लगे हुए इलाके हैं उनमें काफी असर रहता है। लेकिन इस बार वर्चुअल मीटिंग्स का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है किसी को भी, क्योंकि वहां पे इतना पिछड़ापन है कि आप कहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे, कहाँ कैसे लोग इकट्ठे करेंगे, फिर कोरोना की गाइडलाइंस है उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। हालांकि वहां अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। जिस सारी मीटिंग्स की जो फोटोज आ रही हैं उसमें बिना मास्क के लोग, हजारों लोग बैठे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। और जहां तक मैं बताऊं, सुशील मोदी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे कभी। नित्यानंद राय, आपका इशारा नित्यानंद राय की तरफ है? नित्यानंद राय भी नहीं, मैं कह रहा हूँ केंद्र से कोई नेता वहां, केंद्र से कोई नेता है, बिल्कुल सही बात। अगर बीजेपी की सरकार बनती है जी। आप अभी खुलासा करना चाहेंगे राजीव सर, या वक्त लेंगे थोड़ा सा? अगली डिबेट तक रुकें? एनी टाइम, जब आप अब थोड़ा सा दशहरा के बाद वोटिंग के चरण में नेक्स्ट वोटिंग इंतजार करेंगे, और हम वादा करते हैं दर्शकों से कि आगे भी हम लोग इस पूरे बिहार इलेक्शन को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। राजीव सर के जो भी उनका अनुभव है, जो भी उनका राजनीति को देखने का, जो भी उनके सोर्सेस है, जो भी कुछ करके सामने आता है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और लगातार बिहार इलेक्शन पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पुलकित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजीव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चाएं मुद्दा में आज बस इतना ही। आप लगातार देखते रहिए अहमद वेबसाइट, जहां आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखेंगी,
और साथ ही YouTube चैनल पर जाइए, जहां आपको हम मेहनत करके बड़े खास मुद्दों पर चर्चा करते हैं। साथ ही रेगुलर बुलेटिन भी आपको वहां पर नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।